हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। तो बच्चों, हमने उसमें पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सरफेस फिनोमेना। ठीक है, सरफेस में कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस जैसे कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके सरफेस पे कोई भी गैस या लिक्विड, ठीक है, जब एंटर करता है या पेनिट्रेट करता है, तो अगर वो सरफेस के अंदर चला जाता है, यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, तो कोई भी जैसे सिलिका जेल होता है, तो सिलिका जेल क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सिलिका जेल जनरली क्या होता है, कपड़े या शूज वगैरह के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जो लेदर या बैग वगैरह होता है, ठीक है, जो लेदर्स के बैग या शूज होते हैं, तो वहाँ पे सिलिका जेल का यूज करते हैं। सो दैट कि क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वो लेदर की चीज़ों को खराब करता है। तो अगर उसमें सिलिका जेल अगर आप रख देते हैं तो सिलिका जेल क्या होता है, वेरी गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बाहरी तत्व है, अगर वो सरफेस पे ही आकर के एक्युमुलेट होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर वो सरफेस पे ही रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर वो सरफेस के साथ साथ पूरी वॉल्यूम में अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। और अगर ये दोनों प्रोसेस अगर एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉर्प्शन जो होता है वो क्या है, सॉर्प्शन बेसिकली क्या है बच्चों, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जब दोनों एक साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, एक्युमुलेटेड मेनली एट सरफेस, एक्युमुलेटेड मेनली एट सरफेस। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक, फॉरेन सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly throughout the world। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, हमने इसका बेसिक रीजन बताया। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, इंटरफेस है, सरफेस है, और इस बोर्ड के इंटरफेस पे, ठीक है ना, ये जो इंक है, मार्कर का जो इंक है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बल्क फेज होता है, ठीक है ना, जो बल्क फेज होता है जिसपे सरफेस फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, बल्क फेज का जो सरफेस है, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस कह सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस है या फिर ये क्या है, इंटरफेस। और इसके ऊपर ये जो इंक है, राइट, इंक, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ये जो बल्क फेज, दैट इज ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, ये बल्क फेज हो गया। और ये जो मार्कर का जो इंक है वो क्या है, फॉरेन सब्सटेंस हो गया। ठीक है, ये आपका है फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंस इस बोर्ड के सरफेस पे, इंटरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो जो बल्क फेज होता है इसको बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। इसका नाम क्या है, एडजॉर्बेंट, राइट। और जो एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, विच इज गेटिंग एडजॉर्ब। फॉरेन सब्सटेंस क्या है, ये क्या हो रहा है, गेटिंग एडजॉर्ब्ड। ठीक है, गेटिंग एडजॉर्ब। तो इसका नाम क्या है बच्चों,
एडजॉर्बिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बिट, राइट, इसको बोलते हैं एडजॉर्बिट, ठीक है। तो ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बिट, जिसके ऊपर सरफेस फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बिट, और जो एडजॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बिट। तो ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, इसका मेन रीजन क्या है, क्या वजह, लास्ट क्लास हमने एक्सप्लेन किया था कि सरफेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होती है ना। जो बल्क होता है, ठीक है, उसके पास क्या है, पूरी वैलेंसी उसकी सैचुरेटेड होती है, ठीक है। हमने बताया था कि अगर आप इस तरह से ए ऐसे आप लिखते जाते हैं, ठीक है, तो जो अंदर होता है तो अंदर वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है, पूरी तरह से सैचुरेटेड, और जो बाहर वाले हैं, ठीक है ना, इनकी जो वैलेंसी है वो क्या है बच्चों, वो फ्री वैलेंसी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ये फ्री वैलेंसी है, ठीक है। और यही कारण होता है कि सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस है ना, कि जैसे मान लीजिए बोर्ड है, आप इसको छोड़ दीजिए तो ये अपने आप गंदा हो जाएगा, ठीक है, इसके डस्ट के पार्टिकल इसके ऊपर आ जाए। कपड़े आप जो वेयर करते हैं, शर्ट है, पैंट, वो भी अपने आप गंदा होता रहता है। आप केवल वॉक करके आते हैं ना, या ऑफिस जाते हैं, आते हैं तो गंदा हो जाता है। कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या होते हैं कि वो कांटेक्ट में आते रहते हैं, और सरफेस पे क्या होता है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके पास फ्री वैलेंसी होती है, इसलिए वो उसको क्या करते हैं, नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये इसके ऊपर क्या हो जाते हैं बच्चों, परमानेंटली इसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, राइट। अब बच्चों इसमें दूसरी बात होती है कि इसका जो यूज है ना बहुत ही ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है ना, कि इसका यूज क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई इनफैक्ट जैसे थिएटर वगैरह होता है, ठीक है, तो थिएटर में क्या इतने सारे लोग जाते हैं, ठीक है, उसमें एक्सेल इनहेल है ना, सांस लेना अंदर करना, ये सब बहुत सारे लोग उसमें बीमार भी होते हैं। दूसरी बात है कि उसमें इतने सारे डस्ट पार्टिकल, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, शूज वगैरह पहन के आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो अंदर का जो एयर है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अगर आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, आजकल तो एयर प्यूरिफायर भी आते हैं, वो भी काम करते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो क्या करती हैं, चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, जैसे सिलिका जेल होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है, ठीक है ना, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कार्बन है, ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड अगर कार्बन है, ठीक है, वो कैसे भी ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है ना, जैसे ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, ये क्या होता है, वेरी गुड क्या होता है, एड्सॉर्बेंट, मतलब इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, चीजों को एब्जॉर्ब करने की। तो इसका यूज जो होता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो मेटलर्जी आता है उसमें क्रोमेटोग्राफी तरीका होता है, ठीक है ना, तो वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ही अप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो रेयर एलिमेंट होते हैं, इनफैक्ट जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उन एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इनफैक्ट उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, और वो अलग अलग लेयर पे उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी, अगर वो एलिमेंट या सब्सटेंस अगर कलर्ड होता है तो आप देख लोगे कि उसका कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ
एलिमेंट्स विच आर हैविंग वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, उनके पास बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, तो उनको अलग करने के लिए हम लोग यही कंसेप्ट यूज करते हैं एडजॉर्प्शन, और वो उसमें एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। इसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी टू एड्जॉर्ब, ठीक है ना, फॉरेन सब्सटेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी जो होता है ना फाइनली डिवाइडेड, क्या मतलब है फाइनली डिवाइडेड, मतलब बहुत ही आपने इसको बारीक, ठीक है ना, पाउडर बना लिया, फाइनली डिवाइडेड, बहुत ही महीन कण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो भी यही है कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो फ्री वैलेंसीज है ना, इनकी संख्या क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है वो इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चों की एक क्यूब है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं वो उसी पे आते हैं। जैसे मान लो कि एक क्यूब है और इस क्यूब का जो एज लेंथ है बच्चों वो ए है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस क्यूब को, ठीक है, पहले इस क्यूब की बात देख लेते हैं, इसका एज लेंथ ए है, तो इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा बच्चों, ए क्यूब होगा। क्या आप इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। जिसका एज लेंथ ए है और सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो इसमें टोटल क्यूब में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस हैं, तो इस वजह से हर एक का एरिया क्या है, ए स्क्वायर है। टोटल जो सरफेस एरिया होता है इस क्यूब हुआ वो 6 ए स्क्वायर। मान लेते हैं बच्चों कि अब हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे मिनी क्यूब में डिवाइड कर, ठीक है। इसका एज लेंथ क्या है ए, तो हमने क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है ना, इसको हमने काटा, डिवीजन इनटू मिनी क्यूब्स, बहुत सारे छोटे क्यूब में डिवाइड किया, से हमने ले लिया एज लेंथ ए बाई, ठीक है। तो कैन यू गेस कि इसके अंदर कितने होंगे क्यूब, ए बाई टी एज लेंथ के। तो मान लेते हैं कि अगर एन क्यूब बनते हैं, है ना, सपोज कर लो ए बाई 2 एज लेंथ के कितने बनते हैं, एन क्यूब बनते हैं, है ना, एन क्यूब, छोटा छोटा क्यूब बनते हैं, ठीक है। ऐसा ये छोटा सा क्यूब हमने बनाया जिसकी एज लेंथ क्या है बच्चों, ए बाई 2, ठीक है। ये वाला जो बड़ा क्यूब था इसमें से हमने छोटे छोटे टुकड़े कर, मान लेते हैं कि एन बनते हैं, वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी संख्या कितनी है, एन, तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम होगा एन इंटू ए बाई 2 का होल क्यूब, है ना। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए बाई 2, एज लेंथ का होल क्यूब होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्यूब का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यू सेम, लेंथ विड्थ और हाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, है ना, क्योंकि हमने इसी क्यूब को कट करके बनाया, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद क्या समझ में आएगा, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू ए क्यूब अपॉन 8 आ जाए, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाए। तो अगर ए बाई 2 का अगर आप इसमें क्या बनाते हैं, ठीक है ना, क्यूब कट करते हैं तो 8 ऐसे बने। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि हमने सेकंड किया कि ए बाई 4 का कर दिया, है ना, ए बाई 4 एज लेंथ का, अब कितना बनेगा क्यूब बच्चों, मान लेते हैं कि एम क्यूब बनते हैं, तो एम इंटू क्या लिखोगे, ए बाई 4 का होल क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम होगा और वो इनिशियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी आएगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ
cubes will be formed of एज लेंथ a by 4, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 64 है, ठीक है। तो ये मतलब है, मतलब हमने क्या किया, एक बड़ा सा क्यूब था उसको हमने a by 2 के क्यूब में कट किया, तो कितना बन गया 8 बन गया, ठीक है। अच्छा, ये पहला वाला जो क्यूब बनाया हमने, जो 8 मिनी क्यूब बनाया, ठीक है ना, क्या हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? तो इसका जो सरफेस एरिया होगा बच्चों कितना होगा, सोच के देखो, है ना। सरफेस एरिया इसका कितना होगा, a² by 4 होगा, है ना। सोच के देखो, एक क्यूब का जो एज लेंथ है a by 2 है, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया होगा a² by 4 होगा। कितने ऐसे आपने बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 मिनी क्यूब, ठीक है ना, ये कितना बनेगा बच्चों 8 इंटू, एक मिनी क्यूब का एरिया कितना है a² by 4, लेकिन उसमें तो टोटल फेज तो 6 होंगे ना, ऐसे आप देखो, एक का एरिया कितना है a², 6 फेस है तो 6a², तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आ गया बच्चों 12a², क्लियर, 12a²। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, मैं जस्ट आई वांट टू क्लियर यू कि अगर आप किसी बड़े क्यूब को या किसी भी चीज को अगर आप बहुत सारे टुकड़ों में अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ने लगता है। जस्ट आई वांट टू प्रूव दैट, ठीक है, कि इफ दिस इज द क्यूब, अब इसको हमने किया कि डिवीजन, ठीक है ना, पहला लिया डिवीजन इनटू ए मिनी क्यूब, डिवीजन इनटू मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ a/2, ठीक है, पहला देखो, तो डिवीजन इनटू मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ a/2, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि वॉल्यूम जो होगा, है ना, v इनिशियल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ये v फाइनल होगा ना हमेशा, क्योंकि हम इसी क्यूब से बना रहे हैं। तो v इनिशियल कितना है बच्चों, a इस क्यूब है, v फाइनल क्या लिखो बताओ, क्यूब का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम आए, ठीक है, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 ये है। बट वी डोंट नो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनी क्यूब्स आर देयर, से n मिनी क्यूब बना, n आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ तो कितना आएगा बच्चों 8 आ। अब हम इसका सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है ना, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना है, एक मिनी क्यूब का सरफेस एरिया 8 इंटू क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ 1 मिनी, ठीक है, तो 8, एक मिनी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा a²/4, कितने फेस, 6 फेस इंटू 6 करोगे, तो यहां से ये क्या प्रूफ हो गया बच्चों 12a²। पहले इसका एरिया कितना था बच्चों 6a², अब कितना हो गया 12a², तो सरफेस एरिया क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर आप डिवीजन करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता या कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे थे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, सरफेस पे नंबर ऑफ एटम हैविंग फ्री वैलेंसी क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने दूसरी चीज समझाने की कोशिश की कि डिवीजन इनटू मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ a/4, ठीक है, तो अगर आप a/4 में अगर आप करते हैं, ठीक है, तब कितने होंगे, डिवीजन इनटू मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ a/4, ठीक है, a/4 में करोगे तो कितना होगा बच्चों, v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनी क्यूब्स आर देयर, तो v इनिशियल कितना था, a क्यूब था, v फाइनल कितना लिखोगे a/4 का होल क्यूब ना, से कितनी संख्या है m है,
यहाँ से m की वैल्यू कितना आएगा 64 आएगा। अब इसका अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या लिखोगे 64, एक क्यूब का एक फेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर बाई 60, कितने होते हैं 6 होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 24 ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब एक मिनी क्यूब था तो उसका एरिया सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, ए बाई 2 में डिवीजन किया तो 12 ए स्क्वायर है, ए बाई 4 वाले छोटे छोटे और टुकड़े काटा तो 24 ए स्क्वायर। तो ये जस्ट आई वांट टू प्रूव दैट कि यस, कि अगर आप पाउडर फॉर्म करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है बच्चों, वो उतना ही क्या होगा, बेटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा। वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के साथ जो फॉरेन सब्सटेंस है उनके साथ वो बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। तो बोलते हैं ना कि फाइनली डिवाइडेड जो सब्सटेंस होता है, या मेटल हो सकता है या चारकोल हो सकता है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया क्या होती है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ये सिलिका जेल होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप देखो ना, जितने ज्यादा छोटे छोटे छिद्र होंगे उसका सरफेस एरिया आप जितना ज्यादा उसको एक्सपैंड करते जाओगे, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों की, जैसे मान लो कि अगर आपने एक्टिवेटेड चारकोल को किसी गैस सिलेंडर के अंदर रख दिया, ठीक है, या रूम में रख दिया। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं तो आप लो प्रेशर वाली गैस ले लो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और इसमें लो प्रेशर से मान लो हमने ले लिया 500 mmHg, ठीक है, कोई भी गैस ले ली, इसे मान लो हमने O2 ले, ठीक है, इसका वॉल्यूम से मान लो कितना बच्चों 10 लीटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल का सर्टेन अमाउंट इसमें हम डालते हैं, ठीक। तो से मान लो हमने इस पे इसकी है ना एक चारकोल बेड बना लिया, यहाँ पे ये क्या बना लिया बच्चों, चारकोल बेड, ठीक है, ये चारकोल बेड बना लिया। एक्टिवेटेड चारकोल को हमने इस पे क्या कर दिया बच्चों, फैला दिया, ठीक है। दिस इज चारकोल बेड, ठीक है। तो ये जो चारकोल बेड होगा बच्चों, वो क्या करेगा, ये O2 है ना, उससे कांटेक्ट में आए, सरफेस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा क्या होगा, तो ऑक्सीजन की मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। जो गैस में